नमस्कार। ऋषिकेश योग नगरी कहें या देवभूमि का द्वार कहें, एक विशिष्टता रखता है ये शहर, न केवल उत्तराखंड के अंदर, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि पूरे विश्व में। इस शहर को सजाने की, इस शहर को संवारने की, इस शहर को मेंटेन करने की और इसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने की जिम्मेदारियां कुछ कंधों पर थी पिछले 5 वर्षों तक। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाली हमारे नगर निगम की पहली महिला महापौर श्रीमती अनीता ममगाई जी हमारे साथ हैं आज। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इस समय तो आप जिसे कहते हैं ना, एक जैसे कोई आदमी जॉब पे होता है और अचानक से उसको वैकेशन मिलती है, तो इस समय आप वैकेशन पीरियड एंजॉय कर रहे हैं अपना। वैकेशन पीरियड नहीं है, देखिए हमारे पार्टी संगठन के भी जनसेवा के काम लगातार चलते रहते हैं और एक बड़ी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि एक ऐसे दल से जुड़ी हुई हूँ जो कि राष्ट्र प्रथम की भावना से पूरे जनसेवा का कार्य करता है और जिस पे कि हम कहते हैं कि स्वयं हम सबसे लास्ट में। तो हर समय जो भी है जनता के बीच में रहना है, जनसेवा के कामों को आगे बढ़ाना है, उसमें पद पे रह के नहीं, एक आम कार्यकर्ता की भांति भी हम उन कार्यों को करते रहते हैं। ऋषिकेश जो नगर पालिका हुआ करता था, अचानक से नगर निगम बनता है और उसमें पहली महापौर ऐसी बनती हैं जो एक सौभाग्य भी है ऋषिकेश का कि महिला होने के नाते आपने उसको अच्छे तरह से संभाला भी। कैसा अनुभव रहा आपका पिछले 5 साल का? हाँ, निश्चित तौर पर ये एक ऋषि मुनियों की तपस्थली है ऋषिकेश, और मैं अपने आप को भी बड़ी सौभाग्यशाली समझती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पार्टी का कि जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, और धन्यवाद देती हूँ मैं ऋषिकेश की देवतुल्य जनता का जिन्होंने मुझे 5 साल तक नगर निगम ऋषिकेश में सेवा करने का आशीर्वाद, वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देके ये अवसर प्रदान करा। ऋषिकेश अपने आप में पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान रखता है और ये गढ़वाल का द्वार है। हमारे 52 जो गढ़ हैं उनका प्रवेश द्वार, 4 धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव हमारा ऋषिकेश है। इस ऋषिकेश को जितना भी हम सजाएंगे और संवारेंगे, जो एक द्वार को होता है ना, जैसे हम कोई घर भी बनाते हैं तो घर में अंदर तो भले कैसे भी बन जाए, पर उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि द्वार हमारा अच्छा, गेट मतलब भव्य होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। तो उसी रूप में मैंने इन 5 सालों में ऋषिकेश को संवारने का काम करा और जनता का, मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरी पार्टी का मुझे भरपूर सहयोग इसमें मिला, जिसको कि हम यहाँ पर उन कार्यों को कर पाए। 2 साल हमारे कोरोना काल में चले गए, जिस समय की पूरी दुनिया थम सी गई थी, तो कहीं किसी को था ही नहीं कि डेवलपमेंट करना है, वो तो दिमाग से थी नहीं, कैसे बचना है, कैसे लोगों को बचाया जाए। और उसी भावना के साथ में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि सबसे पहले दूसरे की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, पार्टी का काम करना है, अपने आप को मत देखो। उसी मूल मंत्र ने मुझे एक संबल प्रदान करा। उसमें हमने कोरोना काल में 2 साल पूरा काम भी करा। आप पहली बार महापौर बनती हैं। संगठनात्मक ढांचे में तो आप एक लंबे समय से हैं, लेकिन जो एक प्रशासकीय ढांचा होता है, मतलब किसी एक गवर्नेंस का जो एक ढांचा होता है, उसमें पहला अनुभव रहा आपका ये, और इस पहले अनुभव में ही आपको G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होस्ट करने का मौका मिला। G20 का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भले मैं पहला टर्म था मेरा महापौर के रूप में, लेकिन संगठन के रूप में मेरा संगठन के विभिन्न पदों का निर्वहन करते हुए हमारी पार्टी एक कार्यकर्ता को इतना निपुण बना देती है कि किस प्रकार से हमको जनसेवा के काम करने हैं, तो वही निपुणता मेरे काम आई। G20 का बहुत बड़ा इवेंट था, सौभाग्यशाली थे हम। इस मंच से मैं आभार व्यक्त करूंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का कि G20 सम्मेलन पहले भी होते थे, लेकिन वो एक मेट्रो सिटी तक ही कायम रहते थे, वहीं तक सिमट जाते थे और पता भी नहीं लगता था कि G20 वैश्विक देशों के 20 बड़े देश हमारे
देश में आए हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ऋषिकेश जैसे शहर को, जैसे मैंने बताया कि ये कि विश्व पटल में अपनी अलग पहचान रखता है ऋषिकेश। बिल्कुल। ऋषिकेश में 3 इवेंट होना, हम्म, G20 के बड़े 3 इवेंट ऋषिकेश में होना, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी। लेकिन थोड़ी सी निराशा वहाँ पे थी मेरे अंदर कि ऋषिकेश के नाम पे G20 तो आ गया था। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ जी जी कि जी। G20 ऋषिकेश के नाम पे तो G20 को रखा जाता है, लेकिन पूरा G20 तो जो है वो नरेंद्र नगर और बाकी जो ऋषिकेश से आसपास के सटे इलाकों में हो उनमें जाता चला है, ऋषिकेश छूट जाता है। जी जी, बिल्कुल 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 सत्यता है इसमें। और वो निराशा हमारे मन में भी थी, क्योंकि ये हमारा ऋषिकेश 3 जिलों में बंटा हुआ है। यदि हम चंद्रभागा पुल पार जाते हैं तो टिहरी जिला आ जाता है, यदि हम लक्ष्मण झूला पल्ली पार करते हैं तो पौड़ी जिला आ जाता है पूरा ऋषिकेश के नाम से ही, क्योंकि ये ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। बिल्कुल। तो ये पूरे लंबे समय से पहले ये पूरे ढालवाला तपोवन तक ऋषिकेश ग्राम सभा ही हुआ करती थी, जब तक ये निकाय नहीं थे। तो उससे पहले ये ग्राम सभा ढालवाला तपोवन भी सारे ऋषिकेश ग्राम सभा के नाम से मानी जाती थी। जब G20 का कार्यक्रम आया तो एक गंगा आरती हो गई पल्ली पार परमार्थ में, वो चली गई पौड़ी गढ़वाल में। एक बड़ा इवेंट हो गया ओणी गांव में, वो चला गया टिहरी गढ़वाल में। बिल्कुल। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा निराशा भी थी और थोड़ा सा ये भी लगा कि ऋषिकेश हमारा जो त्रिवेणी का संगम है, वो प्रयागराज के संगम से पहले हमारा जो त्रिवेणी का संगम है वो ऋषिकेश है, जिसपे गंगा यमुना सरस्वती यदि कहीं पे है तो तीनों मिलती है। त्रिवेणी का संगम ऋषिकेश में है। मैंने उस चीज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा, और हम कहते हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मेरे जैसे बहुत ही छोटे सामान्य कार्यकर्ता का पत्र यदि प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाता है और वहाँ पे उस पर संज्ञान लिया जाता है, यही शब्द उसमें मैंने लिखे हुए थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपका आभार धन्यवाद कि ऋषिकेश में G20 के बड़े 2 कार्यक्रम हो गए हैं, और एक ऋषिकेश की गंगा आरती त्रिवेणी घाट की भी बहुत अद्भुत होती है। मैं चाहती हूँ कि ऋषिकेश की जो जनता है उनमें थोड़ा सा निराशा है, लेकिन एक आशा और उम्मीद भी है कि आप तक जब बात पहुँचेगी तो ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे भी गंगा आरती होगी। वो पत्र वहाँ पे जाता है, वहाँ से मार्ग होके वापस प्रशासन को आता है। प्रशासन 15 दिन में तैयारी करता है और G20 की भव्य और दिव्य गंगा आरती त्रिवेणी घाट पे होती है। बिल्कुल। तो आपने देखा होगा एक पहले जो पूरे विश्व में एक अलग पहचान रखने वाला शहर, G20 के वैश्विक देशों के जब बड़े 20 देशों के यहाँ पर लोग आते हैं, पदाधिकारी आते हैं, बड़े लोग आते हैं, तो वहाँ तक भी वो संदेश जाता है कि कैसी भव्य और दिव्य गंगा आरती वहाँ पे होती है। यहाँ पे आपको एक ज़रूरत नहीं महसूस होती कभी कभार कि जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं, आइडियली पूरी दुनिया में इसको ऋषिकेश के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो योगा की हों या वो एडवेंचर की हों या जैसे अभी G20 की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मैक्सिमम पार्ट जो है वो लक्ष्मण झूला तपोवन और इस वाले मेजॉरिटी पार्ट उधर हो जाता है। आपको इस समय एक ज़रूरत महसूस नहीं होती कि अब वो सही समय आ गया जब ऋषिकेश को एक जिला घोषित किया जाए और इस जिले के अंदर न इसको शहर तक सीमित न रखा जाए ऋषिकेश को? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ऋषिकेश जिला बनाने की बहुत लंबे समय से मांग आ रही है, और हमारे 3 ब्लॉक, डोईवाला ब्लॉक, नरेंद्र नगर ब्लॉक, यमकेश्वर ब्लॉक, हम चाहते हैं कि इन 3 ब्लॉकों को मिलके एक जिला बने, ऋषिकेश उसका जिला बने। और उस जिले में देखो हमारे जो स्वर्ग आश्रम के लोग हैं उनको पौड़ी जाना पड़ता है अपने छोटे से काम को लेके, जबकि वो बिल्कुल ऋषिकेश में ही रहते हैं। 5 किलोमीटर पर ऋषिकेश, पूरा 5 किलोमीटर का दायरा भी नहीं है। उसके लिए बड़े कामों के लिए उनको पौड़ी भागना पड़ता है। ऐसे हमारे जो मुनकिरेती कैलाश गेट के उनको छोटे से काम के लिए टिहरी जाना पड़ता है। यदि एक जिला घोषित हो जाता है और उसकी मांग भी है, आगे भी मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उसकी मांग कर रही हूँ कि वो बनना चाहिए। ऋषिकेश जिला बनने के बाद जो 3 जिलों में प्रशासनिक जिलों में बंटने के कारण जो विकास कार्य रुकते हैं, ये उस जिले का है, ये इस जिले का है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, उन रुके हुए विकास कार्यों को भी तेज गति मिलेगी और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। विकास कार्यों की हम लोग बात कर रहे हैं मैम, तो मैं आपका ना पिछला मैनिफेस्टो देख रहा हूँ
जब आपने पिछली बार चुनाव में कॉन्टेस्ट किया था, पूरी लिस्ट मैंने ऊपर से नीचे तक चेक करी तो 2 जगह मेरी निगाह टिकती है। आपके जो 2 वादे अधूरे रह गए हैं। और इससे पहले अच्छा, पहला मेरा सवाल ये कि इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ, निश्चित तौर पर पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का दोबारा आशीर्वाद मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे। तो फिर और जो अधूरे काम हैं उन गति शक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना भी है कि गति शक्ति योजना, तो उस गति के साथ में मतलब उस जो रुके हुए कामों की जो गति है उसको शक्ति के साथ में आगे पूरा करेंगे। तो मैं उसी लिए वो 2 काम गिना देना चाहता हूँ आपको। वाटर स्पोर्ट्स का आपने वादा किया था कि ऋषिकेश में होना चाहिए, और एक वादा था आपका गंगा पे जो त्रिवेणी घाट है उसकी जलधारा जो है वो त्रिवेणी घाट तक पहुंचे, गंगा की परमानेंट एक जलधारा त्रिवेणी घाट तक पहुंचे। जो 2 कामों में लगता है कि थोड़ा सा आप मिस कर गई हैं। हाँ, देखिए इसमें मिस नहीं कर रहा है मैंने, इसमें कुछ विभागीय अड़चनें होती हैं जिनके कारण ये नहीं हो पाया। मेरे 18 बिंदु थे जो कि मेरी पार्टी ने एक संकल्प पत्र के तौर पे हमको दिए थे, और हमने जनता के बीच भी उस संकल्प पत्र को लेके गए। और मैं बड़े आत्मविश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि मैंने उस संकल्प पत्र को अपने 5 साल की जो बुकलेट छपाई उसमें भी उसको रखा हुआ है। और लोगों को भी मैंने कहा कि यदि जो मैनिफेस्टो हमने पहले आपको दिया था चुनाव लड़ने के टाइम पे, जो वादे जनता से करे थे, 18 बिंदु उसमें थे, 18 में से 16 बिंदु हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे 2 बिंदु इसलिए रह गए। पहले आपने जो हमारा बैराज झील पे वाटर स्पोर्ट्स का था कि टिहरी झील की तर्ज पे हम उसको वाटर स्पोर्ट्स का करेंगे। वहाँ पे पर्यटक जो ऋषिकेश में रुक जाता है, उसमें हमारी एक चीज़ और भी जोड़ी हुई थी कि जो यहाँ के धार्मिक पौराणिक स्थल हैं, हमारा वीरभद्र महादेव मंदिर है, सोमेश्वर महादेव मंदिर है, चंद्रेश्वर महादेव मंदिर है, अपना भरत मंदिर है, मतलब जो पौराणिक चीज़ें हैं उसमें भी जो लोग, जैसे यात्रा जब चरम पे होती है तो काफ़ी यात्री यहाँ पे हफ्ते 10 दिन के लिए रुक जाते हैं। तो उनको यहाँ पे रुक के ये ना लगे कि एक ही जगह ना बैठे रहे हैं वो, तो इन धार्मिक स्थलों के भी हम उनको दर्शन करवाएं, यहाँ के महत्व को भी उनको समझाएं कि किस प्रकार के ये धार्मिक स्थल हैं। वाटर स्पोर्ट्स का बैराज हमारे पास एक बहुत सुंदर जगह है कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी करें, और उसके बाद जो यहाँ के उत्तराखंडी जो व्यंजन हैं, छोटे छोटे झोपड़ियाँ बना के वहाँ पे जो लेप के उन जगहों पे लोग, और उन उत्तराखंडी व्यंजनों को भी वहाँ पे बाहर से आने वाले, क्योंकि देश विदेश का तीर्थयात्री यहाँ पे पहुँचता है, तो वो यहाँ के व्यंजनों से भी जुड़े, जो हमारे आदरणीय मोदी जी का मिलेट वाला वो है, मोटे अनाज का, तो हमारे पहाड़ों पे ये सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका भी यहाँ पे स्वाद चखें सारे, स्पोर्ट्स का भी आनंद लें, और जो हमारे धार्मिक जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं उनके भी दर्शन करें, उनके महत्व को भी समझें। पर एनजीटी के रोग के कारण एनजीटी ने उस पर हमको क्लीन चिट नहीं दी, लेकिन हो सकता है वो आगे भी पूरा प्रयासरत रहेंगे। कुछ अधिकारी भी ऐसे होते हैं कि जो कि एक जुनूनी अधिकारी होते हैं, उनको लगता है कि हमको ये करना है। तो ऐसे ही हमारे एक अधिकारी थे जिन्होंने कि टिहरी झील पे भी काम करा, हमारे एमएनए रहे, यहाँ पे नगर आयुक्त रहे हैं, तो उनके अंदर भी था कुछ करने का जुनून, ऐसे करके कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर तब तक उनका ट्रांसफ़र हो गया, और अधिकारी भी जुनूनी होगा, हम लोग तो पूरे लगेंगे इसमें, हम तो बोलेंगे कि हमारे लिए अच्छा ऐसे होना चाहिए, पर रास्ता जो निकालना है वो उसके बीच में, जो कि प्रशासनिक रास्ता एनजीटी के बीच में से कैसे इसमें रास्ता निकाल सकते हैं, उस पर आगे पूरा काम करेंगे हम। प्रशासन का आप एक प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि बीच में कई बार प्रशासन के साथ दिक्कत हो जाती है, वो नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर चाहें तो रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन उनकी उदासीनता की वजह से, जैसे एक जनप्रतिनिधि के मन में रहता है कि मुझे ये भी करना है अपने शहर के लिए, मुझे वो भी करना है, और अपने शहर को, अपने क्षेत्र को मैं किस तरह से हम इसको डेवलप करें, लेकिन कई जगहों पे फिर वो प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से, उनकी उदासीनता की वजह से वो रह जाता है काम, रह जाता है। ये तो एक बात हुई। अब आप जिस हिसाब से आप लगातार कह रहे हैं कि मतलब हम इसमें वाटर स्पोर्ट्स पे काम करेंगे, और मतलब जो ये चीज़ें हैं, इतने लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि मतलब देश विदेश से लोग आएँ, व्यंजन चखें, है ना, अलग अलग हमारे जो पौराणिक मंदिर हैं उनकी यात्रा करें,
लेकिन मैडम इस शहर में दिक्कत ये है कि इतने लोग पहुंचते हैं तो लोकल का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, सड़कें तो पूरी जाम में फंसी रहती हैं, इंसान आईडीपीएल से आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो जाम को लेकर के क्या मतलब कैसे इसका निजात देखती हैं, या आपने अभी तक क्या किया है इसके लिए और कैसे इसका निजात देख पाती हैं? ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग होनी चाहिए, उसके लिए लगातार हम प्रयासरत रहे और मैं इसमें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए अभी कुछ दिन पहले बोला कि बहुत जल्दी ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी, जिसमें कि 1000-1200 गाड़ियाँ हमारी उसमें आ जाएंगी। हमने चंद्रभागा पुल पे भी हर की पैड़ी की तर्ज पे के नीचे उसमें कॉलम रखे जाएं। गंगा नदी वहाँ पे बरसात में मुश्किल से 15-20 दिन या 1 महीना मान लेते हैं, ये चंद्रभागा नदी 1 महीने आती है, तो उन कॉलमों से वो वहाँ से पानी रुकेगा नहीं और ऊपर मल्टी स्टोरी पार्किंग उसमें हो जाएगी। एक जो हमारा नगर निगम का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है लेकिन अव्यवस्थित है, उस जगह पे भी हमने बोर्ड बैठक में उसको पास करके एमडीडीए को दिया था। एमडीडीए भी उस पर काम कर रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि 800,000 गाड़ियों की पार्किंग उस जगह पे भी बन जाएगी। तो इस तरफ से अभी एक बहुत बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि अभी जो अवस्थापना का पैसा है उस 100 करोड़ ऋषिकेश को हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने ऋषिकेश के लिए अलग 100 करोड़ दिया है यहीं के पर्यटकों को देखते हुए। उसमें मुख्यमंत्री जी विशेष उन्होंने दौड़ भाग करी, विशेष इस प्रस्ताव को रखा कि ऋषिकेश में सभी लोग जानते हैं कि जब यात्रा सीजन होता है, या अब तो यात्रा भी ना कहें क्योंकि ऑल वेदर रोड 12 महीने की हो गई, यहाँ पे एडवेंचर का इतना ज़्यादा हो गया कि वीकेंड पे पूरा ऋषिकेश में जो हमारे आसपास के अन्य राज्य हैं उन राज्यों से आने वाले लोगों का पूरा तांता लगा रहता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो काम यहाँ पे कर दिया है, बहुत जल्दी पार्किंग बन जाएगी और ऋषिकेश का चौमुखी विकास, जैसे मैंने बताया ना कि हम चाहते हैं, मेरी एक इच्छा है कि ऋषिकेश का किस प्रकार से बहुत सुंदर विकास हो, जो भी लोग बाहर से यहाँ पे आएँ तो एक बहुत अच्छा संदेश लेके जाएं, जो धारणा लेके वो आते हैं। हर किसी के मन में ये होता है कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं तो वो ऋषिकेश दिखे उनको, वो पौराणिक चीज़ें उनको यहाँ पे दिखें और उस अस्तित्व को लेकर, यहाँ की सुंदरता के लेके, यहाँ के धार्मिक चीज़ों को लेके वो वापस लौटें। तो उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी उस पर हमारी पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश का चौमुखी विकास होगा। जैसे मैंने कहा कि ये गढ़वाल का द्वार है, बहुत सुंदर द्वार हमारा यहाँ पे सजा हुआ सभी को दिखेगा। एक बेस तैयार है, एक 5 सालों में जो एक बेस बनता है, प्लेटफॉर्म बनता है, वो तैयार है। अब विकास की उड़ान उसमें भरनी है। जब हम लोग ऋषिकेश पे बात करते हैं या यहाँ की जाम की स्थिति पे बात करते हैं तो एक जनरल समस्या लोगों से बात करते हुए समस्या आती है कि भैया सड़कें बनाए तो बनाए कहाँ, अब तो जगह है ही नहीं सड़क बनाने के लिए। तो कई बार निकल के आता है कि एलिवेटेड रोड एक सॉल्यूशन हो सकता है या फ्लाईओवर्स एक सॉल्यूशन हो सकता है। क्या इस पे कोई बात हुई आपके कार्यकाल के दौरान या क्या? हाँ, निश्चित तौर पे उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं जहाँ पे एलिवेटेड रोड हो सकती है, फ्लाईओवर भी हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे विकास की बात हम कर रहे हैं उसमें जब विकास की बात आएगी तो उसमें इन चीज़ों पे ही काम होगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनेगी, कहाँ पे अंडरग्राउंड बनेगा, कहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, कहाँ पे एलिवेटेड रोड बनेगी, और जिससे कि हम आसानी से त्रिवेणी घाट, आस्था पथ, इन जगहों पे भी जा सकें और स्मूथली हमारे वाहन भी निकल जाएं। इसी क्रम में एक हमने उस पर रोड भी लगभग वो तैयारी है, इंद्रमणि बडोनी चौक, वहाँ से पीछे पीछे ISBT चंद्रभागा पुल होते हुए और अपना नाव घाट नीचे त्रिवेणी घाट पे, चंद्रभागा के पास त्रिवेणी घाट पे वो टच कर जाएगी। बाहर से आने वाला जो भी हमारे वाहन है, चाहे वो स्वर्गाश्रम लक्ष्मण झूला के हों, कैलाश गेट मुनिकीरेती के हों, ऊपर पहाड़ से आने वाले लोग भी जिनको देहरादून जाना है, हिमाचल चंडीगढ़ जाना है, तो बाजार में ना आके बाहर ISBT चंद्रभागा से निकल के और अपना नटराज जिसमें इंद्रमणि बडोनी चौक जा सकते हैं। इंद्रमणि बडोनी चौक की आपने बात करी, नटराज चौक हम बचपन से सुनते आए हैं, तो वहाँ पे भी अब तो गूगल में आपको इंद्रमणि बडोनी चौक ही दिखता है। हाँ, इंद्रमणि बडोनी चौक हो गया है। और बगल में एक और चौक बना, गौरा देवी चौक। बिल्कुल, पहाड़ की दोनों विभूतियाँ हैं, तो ये कैसा है आपके मन में कि मुझे ये, क्योंकि दोनों आपके कार्यकाल में बने हैं दोनों मूर्तियाँ? निश्चित तौर पर ये हमारी धरोहर है
स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसको तो लीड करा ही करा, लेकिन वो फिर भी चाहते थे कि उत्तराखंड का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, यहाँ के पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी किस प्रकार से यहीं के काम आए। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आगे उनके कोई संतान नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, उन्होंने पूरा अपना जीवन उत्तराखंड के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए समर्पित रखा। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने कि अपना पूरा योगदान राज्य के लिए दिया, तो वहाँ पे उनके चित्र भी होने चाहिए, उनके आदमकद मूर्तियाँ भी होनी चाहिए। चौक भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा रहता था। वहाँ पे उनके आदमकद मूर्ति लगाई ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी देखें कि ये जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं ये हमारे कौन से महापुरुष हैं, उनकी जिज्ञासा बनी रही। ऐसे हमारी गौरव देवी चौक का था। गौरव देवी चौक पे भी वहाँ पे 6 एक्सीडेंट में 6 मृत्यु हो चुकी थी। तहसील चौक के नाम से वो जाना जाता था। तहसील से भी लोग आते थे, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा मोड़ था वहाँ पे, तो अनेकों दुर्घटनाएं होती थी। उन दुर्घटनाओं को बचाने के लिए वहाँ पे मैंने चौक बनाया। और उसमें गौरव देवी जो कि जिस पर्यावरण की बात आज हम कर रहे हैं, जिस पर्यावरण से जूझ रहे हैं, कोरोना काल में भी हमने देखा कि ऑक्सीजन की जिस प्रकार से कमी हुई, तो एक ऐसी विभूति जिसने कि इतने सालों पहले ही पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन लड़ा, चिपको आंदोलन करा, और पेड़ों पे चिपक जाती थी, पेड़ों को नहीं काटने देती थी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। तो उनको भी हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखें। तो वहाँ पे गौरव देवी की मूर्ति लगाई, गौरव देवी चौक के नाम से वहाँ पे चौक बनाया। ऐसे हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस जगह पे उनकी जो मूर्ति बना रखी थी, बिल्कुल मैं कहूँगी कि एक खंडर टाइप का था। पुराने चित्र भी हैं अभी हमारे पास, उसके वीडियोग्राफी है, पुराने चित्र हैं। स्थान वही है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्थान भी नहीं ली, और उसी जगह पे उनकी भी बाबा साहिब की भी हमने आदमकद मूर्ति लगाई, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता हैं, उनके संविधान से आज हम शासन चला रहे हैं। तो उनको भी हमेशा ऐसी जगह पे बिल्कुल बिठा के, छोटी सी एक मूर्ति वहाँ पे रखी हुई थी, उनको भी पूरा सम्मान देते हुए अपने कार्यकाल में बड़ी मूर्ति बना के वहाँ पे भी चौक बनाया। आप जब चौक की बात कर रही थी, चाहे आपने इंद्रमणि बडोनी चौक की बात की या आपने बात की गौरव देवी चौक की, पीछे आपने जब उनके कारण बताए, आल्दो ये लोग बहुत बड़ी विभूतियां हैं हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे जनमानस के लिए, लेकिन उसके पीछे जो कारण आपने बताया, उन कारणों में एक कारण बार बार निकल के आया, और वो कारण था एक्सीडेंट्स, उन चौराहों पे एक्सीडेंट्स होना। अभी भी कुछ दिन पहले एक बड़ा एक्सीडेंट ऋषिकेश में हुआ है, जिसमें लगभग 3 जाने गई हैं। और उन एक्सीडेंट्स का जो ज़्यादातर कारण निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है नशा। योग नगरी में, इस धर्म नगरी में नशा जो है पिछले कुछ समय से बहुत गहराई से पेनिट्रेट कर गया है, बहुत गहराई से अपनी जड़ें जमा गया है। क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे होंगे, और कैसे इससे निजात, कैसे आपने इसको टैकल करने की कोशिश की, और कैसे मतलब इससे निजात पाया जा सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखें, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी चिंता जाहिर करी है। उन्होंने भी कहा है कि एक तो ट्रांसपोर्ट नगर बहुत जल्दी, जो लंबे समय से मांग उठ रही है, ट्रांसपोर्ट नगर बहुत जल्दी बनाएंगे, जो कि अपने ऋषिकेश के व्यापारी भी, आम जनमानस भी इसकी मांग उठाते रहते हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ पे बनेगा, उसके लिए अधिकारी जगह देखें, और बहुत जल्दी वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। नशा जो सबसे बड़ी दिक्कत है, नशा आज ऋषिकेश के गंगा के किनारे चले जाओ, किसी भी स्कूलों के बाहर चले जाओ, एम्स के बाहर चले जाओ, सीमा डेंटल कॉलेज के बाहर चले जाओ, वहाँ पे नशा बेचने वाले आपको खुले दिख जाएंगे। लगातार आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन नशा बेचने वालों की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, उन्होंने युवा पीढ़ी को पूरा बर्बाद कर दिया। तो इसके लिए सबसे पहला हुआ है हमारा कि एक खेल मैदान, ताकि युवाओं को हम उस खेल मैदान में प्रतियोगिताएं करवाएं और उनको वहाँ लगा दें। पढ़ाई के बाद, स्कूल के बाद जो उनका खाली समय होता है, उनका खाली समय पूरा खेल कूद में जाए। खेलने कूदने के लिए यदि उनको ऐसे स्थान नहीं मिलेंगे, कोई फील्ड नहीं मिलेगा,
तो फिर ऐसी जगहों पे बैठेंगे और वहाँ पे जब नशे की तरफ भागेंगे, नशे के आदी हो जाएंगे, वो लत लग जाएगी, उससे बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो रखा है। आप खेल कूद के मैदान की बात तो कर रही हैं मैम, लेकिन जो जगह हैं ऋषिकेश में जो समाज के काम आ रही थी, चाहे वो धर्मशालाएं थी चाहे वो कुछ था, उन पे तो सब पे कब्जे हो रहे हैं। आप मैदान बनाने की बात करें, कोई ज़मीन होगी तो वो तो कब्जा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और बहुत चिंता का विषय है। मैं तो उन लोगों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे 3-3 4-4 सिद्धपीठ यहाँ हैं, माँ गंगा है जो कि निर्मल कल कल बहती है। अविरल बह रही है, रात दिन बह के सबके पाप धो रही है। उनको भी सद्बुद्धि दे जिन्होंने कि अपना 15 साल तक अपने पावर का इस्तेमाल सिर्फ इस शहर की धर्मशालाओं को अस्तित्व को लूटने के लिए और अपने घर को भरने के लिए लगाया। वैसे तो उनको कभी भी जनता ने भी माफ़ नहीं करा, जनता ने भी सबक सिखाया, पर आगे आने वाली पीढ़ियां भी जो ये सारी चीज़ें घटना घटित हो रही हैं, जो नशे का इतना प्रचलन हो रहा है, खेल कूद के लिए कहीं पे स्थान नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें भी वो कभी माफ़ी के योग्य नहीं रहेंगी। यहाँ के जितने भी आश्रम थे, धर्मशालाएं थे, मठ थे, मंदिर थे, उन पे सारे कब्जे करके उनको खुर्द बुर्द करके अपने एक ऐसा गैंग तैयार कर दिया कि उसमें वही पैरवी करने वाले, मतलब खुद ही चोर, खुद ही पैरवी, खुद ही निस्तारण करने वाले, सारी चीज़ें अपनी टीम। तो उसमें रिजल्ट क्या आता था? हारे भी तो वही और जीते भी तो वही। आश्रम ने जाना ही जाना है, मठ ने जाना ही जाना है, धर्मशालाओं ने खुर्द बुर्द होना ही होना है। उसमें होटल बनाना, उसमें फ्लैट बना देना, उसमें ये सारा चलन चल रहा। मैंने अभी 1 साल हमारे कार्यकाल को पूरा हुए हो गया। अपने 5 सालों में जनता से जो वादा करा था कि जो अस्तित्व पुराना यहाँ पे धर्मशालाओं का था, जो बचे हुए हैं इन भूमाफियों के मुंह से छीन के जो बचे हुए हैं, उनको पूरी तरह से उनके उसी स्वरूप में लौटाएंगे, ताकि यहाँ पे आने वाला तीर्थयात्री बाहर सड़क पे ना सोए, धूप पानी में ना रहे, उन आश्रमों के अंदर वो रहे जो दानदाताओं ने जिस उद्देश्य से वो धर्मशालाएं बनाई हैं। उस पर हमने पूरा काम करा। अभी भी 3 धर्मशालाएं बड़ी ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट में विचाराधीन है, वो बहुत जल्दी नगर निगम में मर्ज होके जनमानस के काम आएंगी। 1 साल के अंदर फिर दोबारा वो गैंग एक्टिव हो गया है, जो भूमाफिया गैंग है। 5 साल तक उन पे पूरा अंकुश लगा रहा। 1 साल में जैसे नगर निगम का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर दोबारा से वो आश्रम धर्मशालाएं खुर्द बुर्द होने की तरफ अग्रसर हो रखे। उसमें लगातार बातें आती रहती हैं कि इस धर्मशाला पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा, उस धर्मशाला पे कब्जा करने का प्रयास हो रहा। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन लोगों के मंसूबे कामयाब होंगे नहीं, अब हर कोई जागरूक हो चुका है। 1 साल हो गया मैम लगभग प्रशासकों के पास जो है शहर को। जी। और हम जो देख पाते हैं कि पहले किसी को शिकायत करनी थी तो एटलीस्ट आप तक पहुंचता था, और ये सोच के पहुंचता था कि महिला होने के नाते और मतलब यहाँ के लोकलाइट्स होने के नाते कि आप भी स्थानीय हैं, आप उसका कुछ समाधान निकालेंगे। और जो अमूमन है कि एक किसी भी इंसान की एक मतलब अपनी एक आदत होती है कि हम सबसे पहले अपने पड़ोसी या अपने लोगों के पास जाते हैं। प्रशासकों के पास जाने के बाद से जो देखने में आ रहा है कि लगातार, चाहे वो नशे का हो या धर्मशालाओं के खुर्द बुर्द होने का हो, या मैं रोजगार पे भी मार होते हुए देख रहा हूँ। अभी भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रेडी ठेली पटरी वाले, हालांकि हमारे देश में कानून है कि मतलब आपको एक न्यूनतम आजीविका का आपका एक कानून है, वो कानून होने के बावजूद भी इनको जो है अभी कल परसों भी मैं देख रहा था कि कुछ लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। स्ट्रीट वेंडर्स का भी वही हाल है। क्या आपका इस पे टेक है? मतलब स्ट्रीट वेंडर के लिए जितना काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने करा, मुझे नहीं लगता है कि 2014 से पहले किसी ने उनके सुध ली होगी। मात्र उनको एक वोट बैंक के लिए तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन यदि स्ट्रीट वेंडर पे किसी ने हकीकत में काम करा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करा। अपने अपने राज्यों में लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको करा है। और उस चीज़ के लिए हमारे स्ट्रीट वेंडर, रेडी पटरी ठेली वालों के लिए 400 लोगों को मैंने अपने नगर निगम में रोजगार दिया है, पक्का रोजगार दिया है। उनको आजीविका शुरू करने के लिए
जो अपने 10,000, 20,000, 50,000 की, कि किसी को उनको अपना रोजगार यदि शुरू करते हैं तो उसके लिए किसी से उनको कुछ मांगना ना पड़े। उसके लिए हमारी सरकार ने उनको बिना ब्याज के ऋण देने का काम करा है कि अपना कारोबार शुरू करें। जिसने अच्छा काम करा है फिर दोबारा उसको बढ़ाया, उस रकम दुगनी करी है। 400 लोगों को रोजगार दिया है। जिनकी आप बात कर रहे हैं कि अभी धरने पे बैठे हुए हैं, तो कुछ जगहों पे ऐसी दिक्कतें हैं, वो एम्स के आसपास का एरिया है, उसमें बाहर के लोग, हम चाहते हैं हमारे स्थानीय लोग वहाँ पे रेडी थैली लगाएं, सिस्टम से लगाएं। वहाँ पे एम्बुलेंस चलती हैं, वहाँ पे गाड़ियों का लगातार आना जाना रहता है, कोई दुर्घटना घटित ना हो, वो सड़क की तरफ ना आए। उनको हमेशा इसी चीज़ के लिए बोला जाता है कि आप एक दायरे में रह के अपना काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे देखने में क्या होता है कि आए दिन जो है बाहर के लोग हैं मरीजों के साथ में आते हैं। एक हफ्ते तक यदि वो अपने मरीज के साथ में एम्स में है तो वो फिर 10वें 11वें दिन वहाँ पे तगड़ डाल के वो अपना कारोबार शुरू कर देते हैं। साथ में वो 2-4 को और लेके आ जाते हैं। ये एक विशेष समुदाय वाले विशेष रूप से करते हैं। तो उनको समय समय पे चिन्हित करना बहुत जरूरी है और उन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अराजकता भी फैलाते हैं। आए दिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं और उनका मकसद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोजगार की तरफ ना होके यहाँ रेकी करने में ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए वो कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं कि सबको फिर एक सिस्टम में आएँ, अपने आईडी चेक करवाएं कि कौन से लोग हैं जो यहाँ पे इस तरह के अराजकता फैला रहे हैं। क्या अगर जैसे आपने कहा कि आप इलेक्शन में लेकिन उनका मैं बता दूं आपको, वो चिन्हित करके फिर दोबारा से मुझे लग रहा है कि आज से या कल ही से वो लगने शुरू हो गए थे। ओके, आपको क्या लगता है कि क्या इन लोगों का लाइसेंसिंग कर देना, कि मतलब भाई आप प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको लाइसेंस रिलीज किए जाएं नगर निगम की तरफ से हो, ये एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि बिना लाइसेंस के आप नहीं लगा सकते और लाइसेंस जिसके पास है वो वहाँ? बिल्कुल वही चीज़ होती है। नगर निगम वेंडर जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको एक टोकन मुहैया करवाता है, उसके आधार पे ही वो अपना काम वहाँ पे शुरू करते हैं। लेकिन मान लो हमने अगर 25 को दिया तो वहाँ पे 100-150 लग जाते हैं। अच्छा, उस बीच में फिर ये कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं ओके। चिन्हित करने के लिए। महिला होने के नाते ये एक मतलब मैं इसको ऋषिकेश का सौभाग्य भी मानता हूँ कि पहली बार जो है ऋषिकेश नगर निगम में महिला के मतलब लक्ष्मी जी के पैर पड़े हैं। तो महिलाओं के लिए क्या योजना रही आपकी पिछले 5 साल में और क्या किया, मतलब क्योंकि अब अगर आप दोबारा चुनाव में उतरते हैं तो एक बड़ा सवाल रहेगा कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या यहाँ पर किया? यदि अपनी पार्टी की मैं बात करूं तो हमेशा मातृशक्ति के उत्थान के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए यदि किसी ने काम करा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमेशा हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को किस प्रकार का रोजगार बने, कैसे वो स्वावलंबी बने, उस पर काम किया है। हमारी सरकारों ने जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होंगी जिन राज्यों में, वहाँ पे महिला उत्थान के लिए काम हुआ है। हमारे उत्तराखंड में महिला स्वयं सहायता समूह के लिए इतने काम हो रहे हैं कि मुझे लगता है कि आज हमारी कोई भी बहन ऐसे नहीं है जिसके हाथ पे कोई रोजगार ना हो। मैंने नगर निगम में महिलाओं को, आप त्रिवेणी सेना के नाम से आप देखते होंगे, 400 महिलाएं हैं जिसमें कि लगभग 50 स्वयं सहायता समूह रजिस्टर्ड है नगर निगम में। वो मैंने अपने कार्यकाल के दौरान ही उनको वहाँ पे वो रोजगार देना शुरू कर दिया था। कि जो हमारे यूजर चार्जर घरों से आता है, यूजर चार्जर के लिए लोग जल्दी से देते नहीं थे, तो नगर निगम का यूजर चार्जर जो था वो 5-6 लाख महीना आता था। घरों से लोग कूड़ा बाहर सड़क में डाल देते थे, लेकिन यूजर चार्जर 50 रुपये देने के लिए हिचकिचाते थे। अब उनको ये नहीं है पता कि उस कूड़े को यदि वो बाहर भी डालेंगे तो उठाना वो निगम नहीं है। यदि वो जलाते हैं तो वो भी और जगहों प्रदूषण फैला रहे हैं और गलत कर रहे हैं। कहीं नदी में डाल रहे हैं तो वो और गलत कर रहे हैं। तो उनको बहुत समय लगा समझाने में लोगों को। अब लोगों को समझ आ गया है। हमने त्रिवेणी सेना का गठन करा। त्रिवेणी सेना में हमने टोटल महिलाओं को रखा, 400 महिलाएं उसमें काम कर रही हैं। जितना वो अपने अपने क्षेत्रों से, जो उनको क्षेत्र बंटे हुए हैं, 25% उसका उन बहनों को चला जाता है। अच्छा, जो कलेक्शन करते हैं उस कलेक्शन का 25% उनको चल जाता है। तो बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 18-20 लाख से ऊपर
कलेक्शन पहुंच गया है और उनको एक समाज से रूबरू होने का भी मौका मिलता है, घर से बाहर निकलने का भी मौका मिलता है और बड़ी आसानी से वो यूजर चार्जर भी इकट्ठे कर देती हैं। उसी में हमने उनको आगे वो हस्त निर्मित चीज़ें कुछ भी बनाएं, उसके लिए भी सरकार उनको प्रोत्साहन राशि भी देती है और काम शुरू करने के लिए भी पैसा देती है। तो मुझे लगता है कि ऋषिकेश जैसे छोटे नगर निगम में 400 बहनें मेरी काम कर रही हैं और वो स्वावलंबी बनी हुई हैं, उनके हाथों को रोजगार मिला है, तो बहुत बड़ी बात है। और आगे भी हमारी सरकार लगातार महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ ना कुछ विचार करती रहती है, तो जिसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ी राहत है मातृशक्ति के लिए। और वही उनका आशीर्वाद भी है कि वो इस चीज़ को समझती भी हैं। और जब जब एक रण क्षेत्र में किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी जब मैदान में होती है तो मातृशक्ति का बहुत बड़ा आशीर्वाद उन चीज़ों के लिए, क्योंकि उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता है, उनको पता है कि ये सच्चाई है। यदि महिला उत्थान के लिए किसी ने कुछ करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है, तो वो दिल खोल के आशीर्वाद वोट के रूप में अपना आशीर्वाद भी देती हैं। महिला रोजगार पे आपने बताया कि ये काम चल रहे हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए ये योजना चल रही है आपकी पार्टी की भी और जो आपने किया भी। लेकिन मैं पहले भी इस क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि अगर हम सुरक्षा की बात करें, वह पति नशा करके जा रहा है तो मार पिटाई हो रही है उस महिला के साथ घर में, या सड़क पे भी अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें, ये प्रदेश अमूमन खबरें सुनने को आती हैं कि मीन्स ऐसी कोई घटना हो गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की ऐसी कोई घटना हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपके कार्यकाल के दौरान देखें, क्योंकि जब तक हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा घर सुरक्षित हो गया। सुरक्षा की दृष्टि से आपने एक महिला महापौर होने के नाते ऐसा कोई कदम उठाया कि जो एक मिसाल बने, जो एक जिसे आप अपनी अचीवमेंट मानती हैं कि हाँ ये मैंने काम किया उस चीज़ के लिए? इसके लिए देखो, सुरक्षा की दृष्टि से सबसे पहले मैंने कैमरों पे फोकस करा कि ऋषिकेश में हमारी बहू, बेटियां, लड़कियां वो किसी भी समय घूमे आए जाएं तो कहीं पे भी वो उनके साथ में चैन स्नैचिंग की सबसे ज़्यादा ये सब रहते हैं। वैसे माँ गंगा की कृपा से हमारा ऋषिकेश काफ़ी सेफ शहर है, पर जो भी घटनाओं को सुनने का मौका मिलता था तो उस चीज़ में हमने सबसे पहले जितने भी हमारे बॉर्डर थे और सार्वजनिक जगहों पे, चौराहों पे, आस्था पथ पे, ऐसी जगहों पे हमने पूरे शहर में 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए। सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर उसकी कमान पूरी तरह से हमने जो नज़दीक कोतवाली थी, पुलिस चौकियां थी, वहाँ पे दी, ताकि निगरानी भी रहे और कोई भी घटना घटित होती है तो तुरंत पुलिस को इससे मदद भी मिले। बहुत सारी चोरियों पे भी अंकुश लगाया और बहुत सारी ऐसी घटनाओं पे भी अंकुश लगाया और मदद भी मिली है। तो 400 सीसीटीवी कैमरों से जब हमने पूरा शहर का बॉर्डर पूरा सुरक्षित कर दिया, उसमें फिर एक चीज़ और थी कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सबसे पहले जैसे उन्होंने 2014 में शपथ ली थी, उन्होंने स्वच्छता पे बात करी थी। उन्होंने हर घर शौचालय की बात करी, क्योंकि शौचालय के लिए भी बाहर शौच के लिए माताओं, बहनों को, बेटियों को, स्कूल की बच्चियों को बाहर जाने में वो भी एक असुरक्षा का बहुत बड़ा कारण बनता था। अब हर घर में, हर विद्यालयों में शौचालय हमारी सरकार के द्वारा वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पे जहाँ पे शौचालय नहीं थे वहाँ पे हमने हाईटेक शौचालय, मैंने सबसे पहले जो हमारे मुख्य जगहें थे, ISBT हो, रेलवे स्टेशन हो, उसमें अपना इंद्रमणि बडून चौक हो, जहाँ भी जो भी चौक चारों आए थे, आस्था पथ की तरफ हो, सब जगहों पे वहाँ पे हाईटेक शौचालय बनाए, ताकि वहाँ पे हमारी मातृशक्ति जो भी वहाँ पे शौच के लिए जाती हैं तो सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। तो ये सारे सीसीटीवी कैमरे और सार्वजनिक जगहों पे हाईटेक शौचालय बनाना ये हमारी प्राथमिकता में रहा। तो जो काम मैंने अपने कार्यकाल में करा है। कैमरों की आपने बात करी, लगातार इतने कैमरे से आपने पूरे शहर को जो है उसको कॉर्डन ऑफ किया, पूरे शहर की घेराबंदी उनसे करी। कुछ लाभ मिला है इसका? क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि माफ़ कीजिएगा लेकिन एक काम जिसको सरकारी काम बोलते हैं कि हाँ भाई तीसरी हो गई कैमरे लग के, कुछ लाभ मिला इन चीज़ों का? देखिए, मेरे 5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए वो धरातल पे उतरे हैं और उसका लाभ जो हमारा जो सोच थी कि जनता को लाभ मिले, उसी सोच के साथ में उसको हमने निगरानी भी करी, आगे भी बढ़े। बहुत ज़्यादा लाभ लोगों को मिला है कि कहीं पे कुछ क्राइम होता था तो पहले पकड़ में नहीं आते थे, जो अपराधी होते थे वो पकड़ में नहीं आते थे। कहीं पे किसी के साथ में कोई भी क्राइम हुआ तो वो तुरंत तत्काल पकड़ में आए
जैसे आस्था पथ पे ही बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, हम्म, तो कैमरों के माध्यम से वो पकड़ में आए और उनको सजा दिलाने का काम भी हुआ। हम्म। तो ये काफ़ी मदद मिली है उन कैमरों से। ओके, अगर हम लोग बात करें जैसे अभी पूरे शहर में अगर आपके जब आप महापौर बनी उसी समय नगर निगम में बहुत बड़ा हिस्सा जो है जो ग्राम सभाओं में था या अन्य क्षेत्रों में था वो नगर निगम में जुड़ा, जहाँ पे सीवर लाइन अपने आप में एक बड़ा इशू था। बिल्कुल। तो अभी अभी देखने को मिलता है कि लगातार जो है सीवर लाइन बिछ रही है। आई थिंक नमामि गंगे का प्रोजेक्ट है या 2018 में जनता के बीच में चुनाव में गए, हम्म, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे 16 वार्ड हैं, हम्म, उन 16 के 16 वार्डों में सबसे पहले मांग उठती थी कि पीने का पानी नहीं है, हम्म, शिविर नहीं है। हम्म, तो हम उन लोगों का एक जिज्ञासा थी कि हम नगर निगम में सम्मिलित तो हो गए हैं, लेकिन हमको शहर जैसी सुविधाएं कैसे मिलेंगी। नहीं मिलती है। तो मैंने पूरा फोकस करा वहाँ पे। हम्म, पानी का आज आप देख रहे होंगे कि हर घर नल हर घर जल, हम्म, जो हमारी योजना है प्रधानमंत्री जी की, हम्म, आज हर घर में वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के जो अर्ध शहरी क्षेत्र थे उस समय, उनमें पानी है। 16 के 16 वार्डों में बिना मोटर चलाए हुए 24 घंटे उनके 25 फुट की हाइट तक पूरा पानी पहुंचता है। आज जो के लोगों को पानी की कमी दूर हुई। दूसरा जो सबसे बड़ा था उनका शिविर का था, कि शिविर की समस्या थी। आज हमारा वहाँ पे शिविर का काम शुरू है, गतिमान है और बहुत तेजी से गतिमान ढंग से वो चल रहा है। वो समस्या भी उनकी दूर हो जाएगी। लाइट का, कूड़ा उठान का, नाली, सड़क, खड़ंजे, पुलियाँ बनाने का मैंने पूरा फोकस करा उस जगह पे ग्रामीण क्षेत्र में। और वहाँ पे लाइट का मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो 16 वार्ड हैं, 16 वार्ड की कोई भी गली अगर ऐसे अछूती नहीं है जिसमें कि पथ प्रकाश की सुविधा ना हो। उसी तरह हमने आगे सड़क नालियाँ बनाने का काम करा। अभी क्षतिग्रस्त हो रखे हैं क्योंकि उसके पानी की पाइपलाइन गई। फिर इस समय शिविर का काम चल रहा है, क्षतिग्रस्त हैं वो, लेकिन पूरी तरह से वो सही होंगे। और उसमें हमने पूरा उन लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि आप पहली बार नगर निगम क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में मर्ज हुए हैं, तो ये नहीं कि आपको सुविधाएं ग्रामीण वाली मिलें। आज तो मुझे लगता है कि ग्रामीण भी हमारे बहुत अच्छे चमक रहे हैं, लेकिन शहरों में भी पूरी व्यवस्था बढ़िया करके दी है। एक फेस को मैं ना इम्पोर्टेंटली यहाँ पे लेना चाहता हूँ, वो था जब पूरी दुनिया सिमट गई थी एक अपने अपने घरों में, कोरोना का जो काल था, और कैसे निकला हुआ और कैसे आपने टैकल किया उस सिचुएशन को? क्या क्या चल रहा था मन में, वो भाव क्या थे, कैसे आप उस चीज़ को देख रहे थे? हाँ, निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही भयानक वो था, काल था वो, जिसमें कि पूरी दुनिया थम गई थी। मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में किसी ने भी सोचा होगा कि इतनी जल्दी हम दोबारा फिर उसी दिनचर्या पे आएंगे। उस समय सिर्फ एक ही भाव था कि किस प्रकार से लोगों को बचाया जा सके, और जो अंदर से डरे हुए हैं उसके लिए एक महिला होने के नाते उस पीड़ा को मैंने लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा। क्योंकि बाहर से जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी थे, उस समय जो कोरोना का टेस्ट होता था वो बेंगलोर जाता था, और 14 दिन में उसकी रिपोर्ट आती थी। तो 15-16 दिन तक वो यहीं क्वारंटीन रहते थे ऋषिकेश में। और वो सैकड़ों की संख्या में लोग होते थे। एक तो परिवार से अलग होने का भय, हमारी रिपोर्ट कैसे आएगी उसका भय। फिर दूसरा उनको भोजन, उनको राशन, मास्क, दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें वो करना। तो पूरा उसी भाव के साथ में कि एक मनतत्व भाव से मैं लोगों के बीच में रही। मैंने अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, पूरा ईश्वर पे छोड़ा हुआ था कि इस समय लोगों को किस प्रकार से हमको बचाना है। जनरली हम लोग आपके कार्यकाल पे बात कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं उस समय की, उस हिस्से की, आपके टेन्योर के दौरान, आपके टर्म के दौरान, कि जब पूरी दुनिया सिमट के घरों तक रह गई थी, कोरोना वाले सेशन की अगर हम लोग बात करें, कैसे टैकल किया? क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी पूरे शहर की, कैसे टैकल किया इस चीज़ को? हाँ, निश्चित तौर पर एक पूरा विश्व थम गया था उस समय। वो एक ऐसा काल आया, और उस समय
लोगों की निगाहें एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरफ थी, हम्म, क्योंकि उस समय जब सभी ने देखा कि कोरोना वायरस जो था उसकी कोई दवाई नहीं थी। हम्म, उसकी दवाई अगर किसी ने माना तो सैनिटाइजर था, हम्म, मास्क था हम्म, और घरों में कैद रहना था। हम्म, तो एक शहर की प्रथम नागरिक होने के नाते, हम्म, एक महिला होने के नाते मैंने ममतत्व भाव से शहर की सेवा करी, हम्म, और इस भाव से शहर की सेवा करी कि जैसे अपने परिवार को बचाना है, ये शहर भी मेरा परिवार है। हम्म, किस प्रकार से हमको लोगों को बचाना है। हम्म, जब बहुत सारे लोग कोरोना से पॉजिटिव आने लग गए रिपोर्ट, तो हमारे कर्मचारी भी घबरा गए, क्योंकि उस समय कह रहे थे कि सैनिटाइजेशन जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे वो वायरस मर जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर करना है सभी जगहों पे, घरों में भी, सड़कों पे भी, सभी जगहों पे। हमारे उस समय कर्मचारी भी घबराने लग गए हैं, तो वो भी इंसान, एक जिम्मेदारी तो है ही, जिम्मेदारी तो थी, लेकिन जब ऐसे था कि ये बिल्कुल सड़ने वाली बीमारी है, तो उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अपने शहर को, अपने शहर वासियों को, एक शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते, और सबकी आस उम्मीद इस समय मेरे पे है कि किस प्रकार से हमको इस वायरस से बचाया जा सके। मैंने खुद जो हमारा सैनिटाइजेशन का जो वाहन था, ट्रक का, जो जिसमें हम टैंकरों में जो सैनिटाइजर कर रहे थे हम, तो उसकी कमान खुद संभाली, खुद स्टीयरिंग संभाली, और पूरे शहर में उस दिन 3 घंटे 35 मिनट तक खुद गाड़ी चला के एम्स का एरिया, पूरे जहाँ जहाँ हमारे क्वारंटीन सेंटर बने हुए थे, वहाँ पे जाके खुद लोगों की सैनिटाइजर करके लोगों की सेवा करी। उससे हमारे कर्मचारियों के भी थोड़ा हौसले बढ़े, और उसके हौसला अफजाई हुआ। उन्होंने कहा कि मैडम हमारे साथ में है। मैंने पूरी तरह से उसको लीड करा, लोगों को मास्क देना, भोजन देना, राशन देना, दवाइयाँ देना, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाना, हॉस्पिटल तक पहुँचाना, ये सारे काम की कमान फिर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। परिवार ने इंटरफेयर नहीं किया? हाँ, देखिए, परिवार उस समय तो सबको, हर किसी को एक ही वो रहता था कि किस तरह से हम किसी की जान बचा सके। नहीं, जैसे अपना एक परिवार है, बिल्कुल बोलते हैं परिवार, बच्चे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं कि अपना भी ध्यान रखो, लेकिन हमने उस समय परिवार छोड़ा। हमें ये था कि हम तो जगह जगह से आ रहे हैं, कहीं ऐसे ना हो कि कोई कोरोना पॉजिटिव रहा हो, हम पे भी ये इसका इफेक्ट हो। तो हमने उस समय घर छोड़ा, अपना एक अलग कमरा था। अच्छा। और उस कमरे में रह के परिवार के साथ भी बहुत कम जाते थे, कि मतलब उनको भी ये ना लगे कि जगह जगह से आ रहे हैं, बाकी लोग तो घरों में कैद हैं, तुम लोगों से 200 250 लोगों के बीच में से आ रहे हो, जितने लोग क्वारंटीन हो रखे हैं। तो अपना एक अलग कमरा करके और घर की भी सेवा करी, और एक घर में शहर की मुखिया होने के नाते, एक महिला होने के नाते जनता की भी वो सेवा करी। और मुझे लगता है कि ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत जल्दी इतनी बड़ी आबादी का देश, किस प्रकार से उन्होंने लोगों को मोटिवेट करा। उन्होंने जब तक एक तरफ साइंटिस्टों को दवाई बनाने के आदेश दिए, दूसरी तरफ लोगों को बोला कि शंख बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, ताकि लोग आप अपने आप को अंदर से मोटिवेट कर सके और उनका मनोबल बढ़ा रहे। तो वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा। सरकार ने, आपने देखा होगा कि पूरे खजाने खोल दिए, राशन की कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आने दी, भोजन की दिक्कत नहीं आई। मास्क, हमारे जो महिला मोर्चा की हमारी बहनें हैं, उन्होंने घरों पे मास्क बना बना के, जो बाहर के लोग थे, क्योंकि ऋषिकेश पे तो बहुत बड़ा लोड था, ऊपर पहाड़ों पे जाने वाले भी लोग जो प्रवासी थे वो भी यहाँ ठहरे हुए थे, ऑल वेदर रोड पे या इधर उधर जो अपने मजदूर तबके के लोग थे वो भी ऋषिकेश में ठहरे हुए थे। धीरे धीरे करके उनको भेजने की भी व्यवस्था करी, गाड़ियों की व्यवस्था करी, समाज से भी लोगों ने मदद करी, उसमें बसों से उनको उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया। तो वो काल एक बहुत ही वो था, लेकिन जो भी निकला एक बहुत बड़ा तूफान था, निकल गया। कोई एक ऐसा मोमेंट जब हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, हालांकि हम वो लड़ाई जीत जाएं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जीत की खुशी के बीच भी ना कुछ एक ऐसी चीज रहती है, और वो भी तब जब आपके कंधों पे वो भार रहा हो, आप सेनापति हो उस सेना के, कि ये और कर पाते ना। तो उस कोविड वाले दौर में क्या कुछ ऐसा बचा कि जिसको देख के आपको ये महसूस, क्योंकि आप सबसे नजदीक लीड कर रही थी चीजों को,
शहर में, तो कुछ लगा कि यार ये और हो सकता था? नहीं, देखो हमने अपना 100% से भी ज्यादा दिया। हमने लोगों के घर घर तक टॉयलेट बाथरूम तक सैनिटाइज करके आए। और फल सब्जी वालों के जो कि मूलभूत सुविधाएं थी, डेली दिनचर्या की वस्तुएं थी, उसके लिए फिर उनके लिए ठिया बनाना, अलग अलग कितनी डिस्टेंस में होना चाहिए, खुद जाके मैंने डिमार्केशन करके अपने साथ में खड़े रह के, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए, लेकिन कितनी कितनी दूरी पे होना चाहिए, शहर के लोग किस समय कितने जाएंगे। अपने पूरे शहर में नगर निगम क्षेत्र के अंदर लगभग उस समय मैंने 50 से ज्यादा जगहों पे फल सब्जी के ठेले वो काम शुरू करवा दिया था कि एक जगह पे भीड़ एकत्रित ना हो। मान लो कि कोई किसी मोहल्ले में है, उसी मोहल्ले के बाहर फल सब्जी वाले लगेंगे, इतनी दूरी पे लगेंगे, जो एक गाइडलाइन थी। तो अपनी तरफ से हमने 100% करा। बाकी तो भोजन व्यवस्थाएं पूरी दी, दवाइयों का करा, हॉस्पिटल ले जाने का, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए। एक हमने टोल फ्री नंबर करा, महापौर हेल्पलाइन, ऋषिकेश मेयर हेल्पलाइन के नाम से हमने टोल फ्री नंबर शुरू करा कि यदि कोई बुजुर्ग घरों में है और वो फोन भी नहीं कर पा रहे हैं, हमसे संपर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जो बच्चे बाहर रहते हैं वो हमसे संपर्क करें। बापूग्राम में एक ऐसी कहानी सामने आई कि जहाँ पे कि बुजुर्ग माता पिता थे, उनके कई दिनों से गैस सिलेंडर खत्म हो रखा था, लेकिन वो संपर्क नहीं कर पा रहे थे। उनके बच्चों ने टोल फ्री नंबर पे, जो मेयर हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर था, उस पे उन्होंने कॉल करी कि फलां जगह पे मेरे माता पिता रहते हैं, वहाँ पे गैस सिलेंडर पहुंचाना है। वो काम हमने करा। तो अच्छा लगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसका भी इस्तेमाल करा और उसके लोगों को उसका रिजल्ट भी मिला। अभी स्वच्छता की क्लीनिंग की आपने बात की, सैनिटाइजिंग की बात करी, 2 बार तो हम लोगों ने देखा कि पूरे भारत में जो है ऋषिकेश का नाम आया, लेकिन 23-24 में ऐसा क्या हुआ कि इस बार जो है वो नाम जो है लिस्ट से नदारद है? बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमें भी बड़ी खुशी होती है और अपने उन स्वच्छता परिहरियों के कारण, जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उनके कारण ऋषिकेश ने बहुत कम समय में स्वच्छता में बहुत ऊंची छलांग लगाई। और जहाँ पे कि बहुत कम सीमित संसाधनों में हमने काम करा, हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं होते थे। यहाँ पे 4 धाम यात्रा के दौरान आप देखते होंगे कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ पे इतने जमा हो जाते हैं कि कूड़े के ढेर लग जाते हैं। हमने 3 टाइम की सफाई व्यवस्था शुरू करी और उतने ही कर्मचारियों से काम करवाया। मैं अपने उन स्वच्छता परिहरियों को भी नमन करती हूँ कि जिन्होंने कि 8 घंटे ड्यूटी नहीं देखी। उन्होंने देखा कि यदि मेयर मैडम खुद लगी हुई हैं, मैं स्वयं साथ में उनके निरीक्षण पे हूँ, उनके साथ में हूँ, सुबह भी शाम भी, तो कहते हैं हमको शहर को कैसे चमकाना है। उन्होंने शहर भाव से काम करा, मतलब एक ड्यूटी के तौर पे नहीं। हमको 2 बार अटल स्वच्छता पुरस्कार मिला 10-10 लाख का ऋषिकेश को, क्योंकि उसका सर्वे होता है, उसका जो भी सर्वे रिपोर्ट गई, उसके रिपोर्ट में जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त पाई गई। तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे काम पे यदि किसी की नज़र है और उसका रिजल्ट आता है, उसका पारितोष मिलता है, तो अच्छा लगता है। फिर अभी जैसे कार्यकाल पूरा हुआ तो इस समय ऋषिकेश का नाम नदारद हो गया। तो बस वही है कि अब जैसे जल्दी इलेक्शन होगा, दोबारा वो अपने अधिकारियों की जो हिला हवाली उदासीनता होती है वो भी दूर होगी और फिर लोगों को भी एक अपना जनप्रतिनिधि मिलेगा। लगाम जो है जल्दी जो है वो लगने वाली है। अच्छा, तो अब देखें आप इलेक्शन में जा रही हैं, अब की बार क्या एक विजन रहेगा अनीता मंगाई जी का? अब की बार ऋषिकेश को क्या मिलने वाला है? देखिए, ऋषिकेश में बाकी तो विकास कार्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है। स्वच्छता पे, पथ प्रकाश पे, सड़क नाली खड़ंजे, इन पे तो मेन फोकस रहेगा। लोगों को असुविधा ना हो, जो भी विभाग हैं नगर निगम संबंधित, जैसे मैं वहाँ पे अपना बोर्ड लगा देती हूँ कि ये फलां विभाग का ये इतना शुल्क पड़ेगा और इसके आप रसीद प्राप्त कर लें। दूसरी चीज हमारा रहता है कि कोई भी विभाग का जो मुखिया है वो जनता को ज्यादा चक्कर ना कटवाए, वो समय पे उसका काम करके दे दे, और नहीं होने वाला काम है तो उसको रास्ता बताए, उसको ज्यादा दिनों तक ऐसे गुमराह ना करे। उन सारी चीजों को फिर दोबारा से गति देंगे। बाकी यहाँ पे खेल मैदान हमारा
एक बड़ा विजन है आगे आने वाले समय के लिए। हम्म, अपने आने वाले कार्यकाल में पार्टी का आशीर्वाद यदि मिलता है हम्म, तो उसमें खेल मैदान के लिए खेल मैदान होगा, पार्किंग होगी, हम्म, अपने शहर की स्वच्छता पे पूरा फोकस रहेगा। हम्म, ऋषिकेश का व्यापार कैसे बढ़े, हम्म, क्योंकि ऋषिकेश का डेवलपमेंट के लिए हमारा बहुत वो है कि अपने इन 40 वार्डों का विकास कैसे हो। 40 वार्ड जो हमारे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, यहाँ का रोजगार किस प्रकार से और फले फूले, ताकि हमारे व्यापारियों को यहाँ पे एक अच्छा रोजगार सभी को मिले। यहाँ के जितने भी युवा हैं इस तरह का काम ऋषिकेश में खड़ा हो जाए कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। वाटर रिसोर्स वाला जो मैंने बताया कि एनजीटी के कारण वो रुका हुआ है, उस पर फोकस करेंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। और बाकी जो इंद्रमणि बडोनी चौक से आईएसबीटी चंद्रभागा पुल होते हुए जो हमारी पैरेलल रोड जानी है उस पर बहुत जल्दी काम शुरू करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। और पार्किंग का जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया कि पार्किंग बहुत जल्दी बनेगी, तो उसको और जल्दी गति दे के पार्किंग भी 1000-1200 गाड़ियों की पार्किंग हमारी बहुत जल्दी ऋषिकेश में बन जाएगी, जिससे कि पार्किंग बनते ही हमारे व्यापार में भी बहुत बड़ा फर्क उससे पड़ने वाला है और ऋषिकेश का व्यापार और ज़्यादा बूस्टअप होगा। दावा ये है कि विकास की जो गति है वो रुकेगी नहीं, वो थमेगी नहीं, वो अनवरत चलती रहेगी। अपना अपना विजन है। अभी हम सुन रहे थे निवर्तमान महापौर श्रीमती अनीता ममगाई जी को। हम उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया।